राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे करोड़ों रुपए की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया। भारतीय जनता पार्टी नेता हर्ष सांघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने आज अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में यह उड़ान हुई। दीपावली से पहले गाजीपुर फूल मंडी में रौनक बढ़ गई है। पूरी मंडी खुशबू से गुलजार है। भीड़ और फूलों की मांग से विक्रेताओं की चांदी चांदी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले में भाजपा का चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने तरैया के निवर्तमान विधायक और अमनौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण में भाग न लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जनता दल के सांसद संजय कुमार झा ने विपक्षी महागठबंधन पर सीटों के बंटवारे को लेकर खींच का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में लिंच किए गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। आज दिल्ली नगर निगम के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निगम के कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दी। मौके पर निगम अध्यक्ष संदीप कपूर भी मौजूद रहे। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हमारे कर्मठ सफाई कर्मचारी भाई बहनों का यह उत्साह और समर्पण ही निगम की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि दिल्ली को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और प्रकाशमय बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने देश के राजनीतिक और ऐतिहासिक जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चुनाव 6 चरणों में होते थे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, जबकि अब 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जो बिहार की सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बिहार अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.0 में सुशासन की नींव रखी। बिहार 2.0 में कई विकास कार्य हुए और बिहार 3.0 में हम इसे उद्योग और रोजगार के लिहाज से विकसित करेंगे। बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को, कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था, वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। मैं पूछना चाहता हूं लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था?
6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने के लिए। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ, बिहटा ड्राई पोर्ट भी बना, बोध गया में IIM बना, भागलपुर में IIIT बना, दरभंगा में एम्स बना, 4 नए एयरपोर्ट बने। और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, क्योंकि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पूरी दुनिया मानती है। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? केवल और केवल ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइनों का उद्घाटन किया। उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की तीसरी और HTT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी उत्पादन लाइन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने HAL के कर्मचारियों के उत्साह और समर्पण की सराहना की और कहा कि नासिक संयंत्र पिछले 6 दशकों से देश की रक्षा निर्माण क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत किया है। पहले जहां देश 70% रक्षा उपकरण आयात करता था, अब भारत 65% से अधिक सैन्य साजो सामान खुद बना रहा है और लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में यह 100% तक पहुंच जाए। मेरे साथियों, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की 2nd प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30
LCA और STT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था, और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है, और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी यह समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था, और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर PSUs तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी पर्याप्त फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं था। यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी, और इसी चुनौती ने हमें सोच और नए रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाया है बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। मैं HAL को इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है जनता के कल्याण के लिए। उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रहा है, और आज मैं इतनी गर्मी में यहां पर जिस प्रकार का जोश आप सब लोगों के अंदर देख रहा हूं, भक्तों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है, अंत्योदय का सिद्धांत जन जन तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से
सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज बिहार के प्रत्येक जिले में जो विकास की गति दिखाई दे रही है, कहीं नई रेलवे लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं, कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की योजनाओं पर निवेश हो रहा है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां एक्सप्रेस वे, 4 लेन और 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और 6 लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बिहार में रेल बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर हम तुलना की जाए तो बिहार के रेल बजट में 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। भाइयों बहनों, आज बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी अनेक आधुनिक रेल सेवाओं के साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात की गई है। इतना ही नहीं, बिहार में जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनधन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों के साथ उस देवभूमि के सभी देवताओं का आशीर्वाद भी देवेश कांत जी के लिए यहां लेकर आया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग देवेश कांत जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। और इनके जितने पहले के 4 चुनाव आपने जिताए हैं, आप चारों चुनावों का रिकॉर्ड इस चुनाव में तोड़ देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए और आप सबको अग्रिम दीपावली की और छठ की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा। आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने आनन फानन में विंटर एक्शन प्लान लागू किया है। उन्होंने कहा कि हर साल 15 सितंबर से इसकी तैयारी शुरू होती थी और 1 अक्टूबर तक प्लान जारी हो जाता था, लेकिन इस बार 15 दिन की देरी क्यों हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता प्रदूषण दिल्लीवासियों के जीवन पर गंभीर असर डाल सकता है और ग्रीन पटाखा विक्रेताओं को सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम के तहत 24 घंटे में अनुमति देने की मांग की। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिवाली निकट है। आनन फानन में
कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीटिंग करके और विंटर एक्शन प्लान घोषित करने का कोरम पूरा किया। दिवाली के बाद हम सब हर साल देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। आज मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर एक महीने से सरकार कहां सो रही थी। हर बार 15 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती रही है और 1 अक्टूबर से पहले दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान घोषित हो जाता था। लेकिन इस बार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान क्यों घोषित हुआ? तो 15 दिन तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बन पाया? कौन इसका जिम्मेदार है? अभी आनन फानन में कल विंटर एक्शन प्लान जो घोषित किया गया वो लागू कब होगा? दिवाली आ गई सर पे और वार रूम शुरू नहीं हो पाया। वार रूम की एक मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, विंटर एक्शन प्लान में लिखा है 100% पराली पर छिड़काव का काम चल रहा है। 15 दिन हो गए, मंत्री जी ग्राउंड पे क्यों नहीं गए अभी तक? कहाँ छिड़काव हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने किसानों के यहाँ हो रहा है? ग्राउंड पे क्यों नहीं जा रहे मंत्री जी? एंटी डस्ट कैंपेन के लिए हर बार जितने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग होती थी, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट एजेंसियां भी डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सक्रियता के साथ हिस्सेदारी कर सकें। क्या उनकी मीटिंग बुलाई गई? क्या दिवाली में प्रदूषण बढ़ने का इंतजार कर रही है सरकार? अगर आज तक उनकी मीटिंग ही नहीं हुई तो उनके इंप्लीमेंटेशन की बात तो और दूर की बात है। आज 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान आया है। उस विंटर एक्शन प्लान को जमीन पे लागू करवाना है। जमीन पे लागू कौन करता है? जो हमारे कर्मचारी होते हैं विंटर एक्शन प्लान को जमीन पे वो लागू करते हैं। क्या उनकी ट्रेनिंग हुई? क्या उनको दिशा निर्देश दिया गया? आज तक ट्रेनिंग नहीं हुई। दिल्ली के अंदर हर बार आपने देखा होगा डस्ट सेपरेशन के लिए सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन का पानी का छिड़काव शुरू हो जाता था। पूरे दिल्ली में कहीं भी मोबाइल एंटी स्मॉग गन दिख रहा है क्या? अगर अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे मोबाइल एंटी स्मॉग गन तो क्यों नहीं उतरे? क्यों पानी का छिड़काव पूरे दिल्ली के अंदर नहीं किया जा रहा है? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि AQI जो है 300 के पार होगा, 400 के पार होगा? सरकार क्यों मौन बैठी है, चुप बैठी है, सो रही है? आज तक फील्ड विजिट एक भी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं हुई। आज सारे जो ग्रीन क्रैकर के उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए आज एप्लीकेशन पुलिस मंगा रही है। आज एप्लीकेशन अगर मंगाई जा रही है तो दिवाली तक तो उनको परमिशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। इसका मतलब क्या होने वाला है? जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है उत्पादन का, भंडारण का और बिक्री का, तो दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में फिर वही जितने जहरीले पटाखे हैं वो फोड़े जाएंगे और उसका सबसे घातक असर दिल्ली वालों के जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी 2 दिन बचा है। सरकार में अब चूंकि सब जगह भाजपा की सरकार है तो त्वरित गति से इसके लिए सिंगल विंडो बनाया जाए। लाइसेंसिंग के लिए 24 घंटे इस पर काम करके अगर कल तक भी सबको लाइसेंस मिल जाता है तो शायद दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे मिले, वरना इस बार दिवाली अगर लापरवाही बरती गई तो जहरीली दिवाली होने वाली है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जागो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक है। आज बस्तर में नक्सलियों ने जो वर्षों तक माओवाद के भ्रम में भटक रहे मुख्य धारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने बंदूक छोड़कर संविधान और विकास पर विश्वास जताया है। टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता पकड़ गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग
गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों मांझी चाली गहता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। इस शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा है, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। इसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सदैवं